जब भी हम मेडिकल साइंस या किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो हम ऑब्वियसली एक बहुत ही सटीक, एकदम क्लियर रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, एकदम किसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टूटी हुई लकीर एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि देखो, प्रॉब्लम ठीक इस जगह पर है। एकदम सही कहा। मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत क्लियर होती है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और मुझे लगता है कि ये जो स्पष्टता है, ये हम इंसानों को एक अजीब सी तसल्ली देती है। हमें ना चीजें साफ साफ दिखना और अलग अलग बॉक्सेस में बंटी हुई होना बहुत पसंद है। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली अप्रोच। लेकिन जब हम इंसान के मन, उसकी चेतना या साइकोलॉजी की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल काम नहीं करती। मशीन पर कैसे मापेंगे? हम एकदम से एक ऐसे परिदृश्य में पहुंच जाते हैं जो बहुत ही धुंधला है। मन को मापना या उसे स्पष्ट कैटेगरीज में रखना कभी भी आसान नहीं रहा है। मैं तो कहूंगी ये सबसे मुश्किल काम है। और यही कारण है कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का जो इतिहास है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है, वो भी यही है। हम मनोविज्ञान के उद्भव को समझने की कोशिश करेंगे। राइट। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स से लेकर फिर मॉडर्न लैब्स तक और हमारी प्राचीन भारतीय दर्शन परंपराओं तक इंसान ने स्व यानी सेल्फ और चेतना को समझने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। यहाँ जो बात सबसे अमेजिंग है, वो ये है कि हर कल्चर का अपना एक अलग नजरिया रहा है। सच में मनोविज्ञान के इतिहास की ये विशालता मुझे बहुत रोमांचित करती है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जब मनोविज्ञान बाकायदा एक विज्ञान बना ही नहीं था। मतलब साइंस बनने से बहुत पहले ये पूरी तरह से फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। हाँ बिल्कुल। और वेस्टर्न दुनिया में इसकी शुरुआत होती है प्राचीन यूनान से, खासकर सुकरात से। सुकरात ने एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत दिया था, यूडेमोनिया का। यूडेमोनिया। राइट। उनका मानना था कि एक सच्चा और सुखी जीवन सिर्फ फिजिकल प्लेजर या पैसे कमाना नहीं है, बल्कि सद्गुण, ये जिसे वर्च्यू कहते हैं, वही यूडेमोनिया की एकमात्र गारंटी है। सुकरात का ये जो विचार है ना, ये असल में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को छूता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान का जो बिहेवियर है और उसकी जो आंतरिक खुशी है, वो दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हाँ। अगर कोई इंसान सद्गुणी है, तो मानसिक शांति एक बाय प्रोडक्ट की तरह खुद ब खुद आ जाएगी। आपको उसके लिए अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद उनके शिष्य प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने इंसान के मन की वर्किंग को समझाने के लिए बहुत ही विजुअल और शानदार रूपक का इस्तेमाल किया था, रथ की कथा या चैरियट एलिगरी। अरे हाँ, वो रथ वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लेटो ने कहा कि इंसान का मन एक रथ की तरह है, जिसे 3 अलग-अलग हिस्से मिलकर चलाते हैं। बिल्कुल। एक है तर्कशील आत्मा या रैशनल सोल, जो एकदम रथ के सारथी की तरह दिमाग में बैठी है और लगाम पकड़े हुए है। दूसरी है उत्साही आत्मा, जो स्पिरिटेड सोल है, जिसे हमेशा सम्मान चाहिए, जीत चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। और तीसरी है इच्छाशील आत्मा यानी डिजायरिंग सोल, जिसे सिर्फ बेसिक सुख और मजे चाहिए। प्लेटो असल में हमारे अंदर चलने वाले उस आदिम संघर्ष को समझा रहे थे, जो हम आज भी रोज फेस करते हैं। मतलब हमारा तर्क हमें कहता है कि अनुशासन में रहो, सही दिशा में चलो, पर हमारी इच्छाएं हमें दूसरी तरफ खींच लेती हैं। एग्जैक्टली। हमारी इच्छाएं और हमारा ईगो हमें लगातार भटकाते रहते हैं। पता है, अगर मैं इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखूं, तो ये रथ बिल्कुल एक मॉडर्न कॉर्पोरेट टीम की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब देखिए, जहां जो मैनेजर है वो हमारा तर्क है, हमारा सारथी है। अब उसे अपनी टीम के 2 बहुत ही अलग तरह के एम्प्लॉयज को हैंडल करना है। एक एम्प्लॉय बेहद एम्बिशियस है, जिसे हर मीटिंग में तालियां चाहिए, प्रमोशन चाहिए। ये हो गई हमारी उत्साही आत्मा। हाँ, समझ गया। और जो दूसरा एम्प्लॉय है, वो एकदम आलसी है, उसे बस काम से बचना है, कॉफी ब्रेक चाहिए और नेटफ्लिक्स देखना है। ये है हमारी इच्छाशील आत्मा। अब उस बेचारे मैनेजर का काम इन दोनों की एनर्जी को बैलेंस करके रथ को आगे बढ़ाना है। अरे वाह, ये कॉर्पोरेट एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और सच कहूं तो ये जो अंदरूनी उलझन है ना, ये सदियों तक फिलोसोफर्स को परेशान करती रही। लेकिन इस दार्शनिक यात्रा में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 17वीं सदी में रेने देकार्त ने अपनी थ्योरी दी, कार्टेशियन द्वैतवाद। राइट, कार्टेशियन डुअलिज्म। देकार्त ने क्या किया कि विज्ञान और दर्शन के बीच एक एकदम साफ लाइन खींच दी।
उन्होंने कहा कि देखो, ये जो शरीर है ये केवल एक मशीन है, एक मैकेनिकल ढांचा है, लेकिन इंसान के पास एक स्वतंत्र सोचने वाला मन भी है जो भौतिक नहीं है। मतलब शरीर अलग है और मन बिल्कुल अलग है। पर यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा होता है। मैं सोच रही थी कि अगर मन भौतिक है ही नहीं, अगर वो सिर्फ आत्माओं और रथों की कहानियों का हिस्सा है, तो इसे अचानक एक ठोस साइंस में कैसे बदल दिया गया? क्योंकि साइंस तो उसी चीज को मानती है जिसे हम नाप सकें, तोल सकें। यही तो कैच है। दिकार्त के इसी डुअलिज्म ने असल में विज्ञान के लिए एक सेफ रास्ता खोल दिया था। शरीर को आत्मा से अलग करके उन्होंने साइंटिस्ट को यह आज़ादी दे दी कि ठीक है, तुम शरीर की चीर-फाड़ करो और उसे एक मशीन की तरह स्टडी करो। ओह, मतलब बॉडी को स्टडी करने की परमिशन मिल गई। बिल्कुल। लेकिन जब बात मन को स्टडी करने की आई तो विज्ञान के दर्शन में एक भारी वैचारिक टकराव शुरू हो गया। दो बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। पहला था एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, कि हम जो भी जानते हैं वो आखिर जानते कैसे हैं। और दूसरा था ऑन्टोलॉजी या सत्ता मीमांसा, कि असल में अस्तित्व किस चीज का है, क्या सिर्फ वही रियल है जिसे हम देख सकते हैं। और यहीं पे वो ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म सामने आता है ना? हाँ, एकदम सही। क्योंकि प्रत्यक्षवाद एक बहुत ही सख्त रूल लेकर आया था। इसने सीधा सीधा कह दिया कि सच्चा ज्ञान सिर्फ वही है जिसे देखा जा सके, जिसे लैब्स में मापा जा सके और जो पूरी तरह साइंटिफिक हो। मतलब जो दिखेगा वही साइंस है। अगर आप किसी चीज को लैब में साबित नहीं कर सकते तो बॉस वो विज्ञान नहीं है। हाँ, कॉम्ट इंसान की हर फीलिंग को, हर बिहेवियर को कॉज और इफेक्ट के कठोर नियमों में बांधना चाहते थे। इसी अप्रोच को हम रिडक्शनिज्म या अपचयनवाद भी कहते हैं। रिडक्शनिज्म मतलब इंसान को बस छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। एग्जैक्टली। एक कॉम्प्लेक्स इंसान को सिर्फ उसके केमिकल्स और न्यूरॉन्स के छोटे छोटे टुकड़ों में घटा देना। लेकिन विल्हेम डिल्थे नाम के एक थिंकर थे जिन्होंने इस बात का बहुत कड़ा विरोध किया। डिल्थे का लॉजिक बड़ा सिंपल था कि भाई इंसान कोई भाप का इंजन या कोई केमिकल का मिक्सचर थोड़ी है। राइट। अगर कोई इंसान रो रहा है तो आप उसके आंसुओं का केमिकल एनालिसिस करके ये थोड़ी बता सकते हैं कि वो दुखी क्यों है। मानव विज्ञान को सिर्फ कारणों से नहीं समझाया जा सकता। इंसान को समझने के लिए आपको एम्पैथी और एक गहरी समझ की जरूरत होती है। ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इस डिबेट के बावजूद मनोविज्ञान को एक पक्की साइंस बनाने की जो जिद थी वो तो कम नहीं हुई, और इसी जिद ने फाइनली साइकोलॉजी लैब्स को जन्म दिया। मुझे याद है 1860s के दशक में गुस्ताव फेक्नर ने मनोभौतिकी या साइकोफिजिक्स की स्थापना की थी। हाँ, फेक्नर का काम बहुत क्रिटिकल था। और ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसी चीज को मैथमेटिकली मापने की कोशिश कर रहे थे जो अदृश्य है, जो सिर्फ एक एहसास है। फेक्नर के एक्सपेरिमेंट सच में बहुत दिलचस्प थे। उन्होंने मेथड ऑफ लिमिट्स जैसी तकनीकें बनाई। अब इमेजिन कीजिए, किसी व्यक्ति के हाथ में एक वजन रखा गया है और फिर उसमें धीरे धीरे एकदम एक एक ग्राम करके वजन बढ़ाया जा रहा है। फेक्नर बस ये नाप रहे थे कि वो कौन सा सटीक पॉइंट है जहां उस व्यक्ति का मन ये महसूस करता है कि हाँ, अब वजन बढ़ गया है। ये असल में भौतिक शरीर और संवेदना वाले मन के बीच का पहला गणितीय पुल था। वाओ! और इसी पुल से होते हुए साइकोलॉजी अपनी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंची जब 1879 में जर्मनी के लिप्सिक में विल्हेम वुंट ने पहली साइकोलॉजी लैब खोली, और यहीं से संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हुई। वुंट का आइडिया था कि चेतना को वैसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दो जैसे कोई केमिस्ट पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। हाँ, पर वुंट का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था उनका क्रिएटिव सिंथेसिस या रचनात्मक संश्लेषण का सिद्धांत। मतलब इससे पहले ये माना जाता था कि हमारा मन बस बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को एक स्पंज की तरह सोख लेता है, पैसिवली। राइट, पैसिवली। लेकिन वुंट ने अपने प्रयोगों से यह साबित किया कि ऐसा नहीं है। मन विचारों और अनुभवों के उन तत्वों को अपनी मर्जी से नए कॉम्बिनेशंस में अरेंज करता है। मतलब हमारा मन कोई पैसिव रिसीवर या कोई कैमरा नहीं है जो बस जो सामने है उसकी फोटो खींच रहा है। वो एक एक्टिव मशीन है, एक क्रिएटर है। वो इन्फॉर्मेशन लेता है और हमारी अपनी एक अलग रियलिटी बुनता है। एकदम सही। और पता है, जैसे ही ये बात एस्टैब्लिश हुई कि मन एक्टिव है, वैसे ही वेस्टर्न साइकोलॉजी कई अलग अलग विचारधाराओं या स्कूल्स में बंटने लगी। हाँ, क्योंकि अब बहस इस बात पर थी कि ये एक्टिव मन काम कैसे करता है। बिल्कुल। जैसे विलियम जेम्स आए, उन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की। उन्होंने स्ट्रक्चर को छोड़ दिया
और इस बात पर फोकस किया कि हमारा मन हमें इस मुश्किल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में कैसे मदद करता है। लेकिन इसके तुरंत बाद तो वॉटसन और स्किनर आ गए ना, अपने बिहेवियरिज्म के साथ, जिसने पूरी गेम ही पलट दी। बिहेवियरिज्म। वॉटसन ने तो साफ कह दिया कि चेतना या मन जैसी किसी चीज का कोई साइंटिफिक वजूद है ही नहीं। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का सिर्फ एक ही गोल है, बाहर से दिखने वाले बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और उसे कंट्रोल करना। मतलब अगर आप किसी इंसान को सही स्टिमुलस देंगे तो आपको जो बिहेवियर चाहिए वो मिल जाएगा। ये तो इंसान को पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल रोबोट मानने जैसा हो गया था। और मजे की बात देखिए, ठीक इसी टाइम पीरियड में सिगमंड फ्रॉइड अपना मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस लेकर आ गए। हाँ, फ्राइड का अप्रोच तो एकदम ऑपोजिट था। फ्राइड कह रहे थे कि इंसान का व्यवहार तो उसकी दबी हुई प्रवृत्तियों और अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। लेकिन उनके इस आइडिया को भी नव फ्राइडवादी विचारकों ने चैलेंज किया। जैसे कार्ल जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई हम सारे इंसानों की यादें एक बहुत ही डीप लेवल पर आपस में कनेक्टेड है। और एल्फ्रेड एडलर ने कहा कि इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा ड्राइव करती है वो सेक्सुअलिटी नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करके सुपीरियॉरिटी की तरफ बढ़ना है। तो एक तरफ बिहेवियरिज्म इंसान को मशीन बता रहा था और दूसरी तरफ फ्रॉइड उसे अपनी छुपी हुई इच्छाओं का गुलाम बता रहे थे। और इसी बीच गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आ गई। हाँ, गेस्टाल्ट, जिसने कहा कि संपूर्ण अपने हिस्सों के योग से बड़ा है। आप इंसान को सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं समझ सकते। और लुडविग बिन्सवांगर जैसे जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स थे, उन्होंने तो इंसान के होने के 4 तरीके ही बता दिए। हाँ, वो 4 वर्ल्ड्स। राइट। उमवेल्ट यानी हमारा भौतिक जगत, मेडवेल्ट जो हमारा सोशल वर्ल्ड है, आइगनवेल्ट यानी हमारा अपना साइकोलॉजिकल वर्ल्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट ऊबरवेल्ट जो कि हमारा आध्यात्मिक जगत है। और ये जो ऊबरवेल्ट या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, यही वो पॉइंट था जहां वेस्टर्न साइकोलॉजी आकर फंसने लगी। मतलब वेस्टर्न साइंस ने इंसान के दिमाग को समझने में बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन जब यही मॉडल भारत जैसे देशों में आया तो वो पूरी तरह से फिट नहीं हो पाया। क्यों, क्या दिक्कत आई? क्योंकि यहाँ कल्चर अलग था। भारत में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स खुले, इंडियन साइको एनालिटिक्स सोसाइटी बनी, लेकिन दुर्गानंद सिन्हा जैसे जो हमारे स्कॉलर्स थे, उन्हें फाइनली मनोविज्ञान के स्वदेशीकरण या इंडिजिनाइजेशन की मांग उठानी पड़ी। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रही थी कि अगर वेस्टर्न साइंस इतनी ही एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव थी तो हम उसे भारत में एज इट इज क्यों नहीं अपना पाए? क्या सिर्फ कल्चर का फर्क था, या फिर वेस्टर्न साइकोलॉजी इंसान के उस स्पिरिचुअल साइड को, उस ऊबरवेल्ट को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी? इसका जो असली रीजन है वो स्व या सेल्फ की डेफिनेशन में छिपा है। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो स्व है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट और बाउंडेड है। मतलब मैं हूं और तुम हो, अलग अलग यूनिट्स। हाँ। लेकिन ईस्टर्न फिलॉसफी और खासकर हमारी भारतीय परंपरा में स्व ऐसा नहीं है। वो इंटरडिपेंडेंट है, फ्लूइड है। एक भारतीय इंसान खुद को अपने परिवार, समाज, नेचर या यूनिवर्स से अलग करके नहीं देखता। तो जब कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इस पूरे नेटवर्क में फैली हो तो आप उसे सिर्फ एक इंसान के दिमाग के अंदर कैसे सुलझा सकते हैं? एब्सोल्युटली। और इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी ईस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है उसने मन और चेतना को कैसे एनालाइज किया। जब हम प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र या न्याय दर्शन को देखते हैं तो उनके पास कोई मॉडर्न लैब्स तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। फिर भी उन्होंने नॉलेज गेन करने के लिए प्रमाणों का इतना सटीक फ्रेमवर्क बना लिया था। जैसे प्रत्यक्ष, मतलब जो सामने दिख रहा है, अनुमान यानी लॉजिक से निष्कर्ष निकालना, उपमान जो कि तुलना करना है, और फिर शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने मन को ही अपनी लेबोरेटरी बना लिया था। बहुत सही कहा आपने। और सांख्य दर्शन इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। सांख्य में भी ड्वालिज्म है, लेकिन वो देकार्त वाले ड्वालिज्म से बहुत अलग और कहीं ज्यादा डीप है। अच्छा, कैसे? सांख्य दर्शन कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में बस 2 मूल तत्व हैं, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति। अब यहां पुरुष का मतलब किसी जेंडर से नहीं है। इसका मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस या शुद्ध चेतना। वो सिर्फ एक साक्षी है जो बस देख रहा है। मेरे कमरे जैसी है, वो तभी एक्टिव या अलाइव फील होती है जब उस पर पुरुष यानी चेतना की रोशनी पड़ती है। वाओ! और चेतना और मैटर का ये जो इंटरैक्शन है, ये तो योग मनोविज्ञान में आकर और भी क्लियर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। योग में मन के पूरे स्ट्रक्चर को अंतःकरण कहा गया है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें ना, तो ये एकदम किसी मॉडर्न कंप्यूटर के आर्किटेक्चर जैसा लगता है। अरे हाँ, ये एनालॉजी भी बहुत बढ़िया है ना? इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला है मनस,
जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह है। ये हमारे सेंसेस से रॉ डेटा लेता है, जैसे आंखों ने देखा कि सेब लाल है। दूसरा है अहंकार, जो इंडिविजुअलाइजेशन का काम करता है। ये उस डेटा पर मेरा होने का ठप्पा लगा देता है कि भाई मुझे ये सेब खाना है। और तीसरा पार्ट है बुद्धि, जो हायर लेवल प्रोसेसिंग करती है और डिसाइड करती है कि रुको, ये सेब तुम्हारा नहीं है, इसे मत खाओ। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। और अगर हम वेदांत दर्शन की बात करें तो वो इस स्व को और भी कई परतों में खोल कर रख देता है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है पंचकोश का। हाँ, 5 लेयर्स। राइट। इंसान कोई एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, हम एनर्जी की अलग अलग लेयर्स से बने हैं। सबसे पहले है अन्नमय कोश, जो हमारा फिजिकल शरीर है। फिर प्राणमय कोश, यानी हमारी ब्रेथ या लाइफ एनर्जी। फिर आता है मनोमय कोश, जिसमें हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं। उसके बाद विज्ञानमय कोश, जो हमारा इंटेलेक्ट है। और फाइनली आनंदमय कोश, जो कि परम सुख की स्टेट है। और इन सब लेयर्स के एकदम सेंटर में हमारी आत्मा या ब्रह्म है। पता है, इस पंचकोश वाले कॉन्सेप्ट को मैं हमेशा उन रशियन मैट्रियोश्का डॉल्स की तरह इमेजिन करती हूँ। वो जो एक के अंदर एक होती हैं। हाँ, वही। मतलब जो सबसे बाहर वाली सबसे बड़ी डॉल है, वो हमारा भौतिक शरीर या अन्नमय कोश है। और जैसे जैसे हम उस डॉल को खोलते हैं, लेयर्स हटाते हैं, तो हम श्वास, मन और बुद्धि वाली डॉल्स को पार करते हुए सबसे छोटी, सबसे सॉलिड और असली डॉल तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा आनंदमय कोश है, हमारी आत्मा है। और मजे की बात यह है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी तो सिर्फ बाहर के 2-3 डॉल्स को ही पूरा इंसान समझकर स्टडी कर रही थी। ये बहुत ही ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। और इसी ईस्टर्न विजडम में अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो बौद्ध धर्म का नजरिया एकदम अलग और रेवोल्यूशनरी है। बुद्धिज्म में तो चेतना को कोई परमानेंट आत्मा माना ही नहीं गया है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला कि दुनिया में दुख है। दूसरा कि इस दुख का कारण हमारी तृष्णा या क्रेविंग है। तीसरा कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें माइंडफुलनेस, सम्यक प्रयास ये सब आते हैं। और बुद्धिज्म का जो अनात्मा का सिद्धांत है ना, वो तो सच में बहुत यूनिक है। वो सीधा कहता है कि भाई कोई परमानेंट स्व या स्टेबल ईगो जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। इंसान जिसे अपनी पर्सनैलिटी समझता है, वो बस 5 स्कंधों का एक टेम्पररी मिक्स है, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान आते हैं। ये एकदम एक नदी की तरह है। दूर से देखने पर लगता है कि हाँ, नदी एक परमानेंट चीज है, लेकिन पास जाकर देखो तो वो बस बहते हुए पानी का एक लगातार बदलता हुआ फ्लो है। बहुत खूब। और ये आइडिया वेस्टर्न साइकोलॉजी के उस ठोस, सॉलिड वाले ईगो के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। और ईस्टर्न फिलॉसफी की सबसे बड़ी खूबी भी रही है, वो सिर्फ इंसान के दिमाग का एनालिसिस करके या उसकी बीमारियों को कोई लैटिन नाम देकर रुक नहीं जाती। हाँ, वो सोल्यूशन भी देती है। एग्जैक्टली। वो लिबरेशन या मुक्ति के प्रैक्टिकल रास्ते भी बताती हैं। यहाँ नॉलेज सिर्फ लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं है, वो दुखों से आजाद होने का एक टूल है। राइट। और जब मुक्ति के रास्तों की बात आती है, तो पतंजलि का अष्टांग योग सबसे स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क देता है, जिसका एंड गोल है कैवल्य या पूर्ण मुक्ति। इसमें 8 अंग हैं। पहले 5 तो बाहरी दुनिया से जुड़े हैं, जैसे यम और नियम, जिसमें अहिंसा, सच बोलना, संतोष ये सब आता है। फिर आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, जहां हम अपने सेंसेस को बाहरी दुनिया के शोर से वापस खींच लेते हैं। विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हाँ, और इसके बाद आते हैं वो 3 इंटरनल स्टेप्स, जो हमारे दिमाग में चल रहे उस कंटिन्यूअस शोर या कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शंस को शांत करते हैं। धारणा, ध्यान और फाइनली समाधि। पतंजलि ने सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं दिया, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि हमारे इस मेंटल स्ट्रेस का असली सोर्स क्या है। उन्होंने 5 क्लेश बताए थे। 5 क्लेश? हाँ। और सबसे पहला है अविद्या। अब अविद्या का मतलब सिर्फ इग्नोरेंस या नॉलेज की कमी नहीं है। तो क्या है? ये हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में एक बेसिक बग की तरह है, जहां हम अनित्य या टेम्पररी चीजों को परमानेंट मान लेते हैं। एक इल्यूजन को सच मान लेना ही अविद्या है। इसके अलावा उन्होंने अस्मिता यानी ईगो, राग यानी प्लेजर से अटैचमेंट, द्वेष यानी नफरत और अभिनिवेश जो मौत का डर है और बस लाइफ से चिपके रहने की चाह है,
इन्हें हमारे दुखों का कारण बताया। ये बहुत डीप है। मतलब अविद्या सिर्फ अनजान होना नहीं है, बल्कि एक गलत फहमी में जीना है। जैसे लोग अपने जॉब टाइटल या बैंक बैलेंस को ही अपनी परमानेंट आइडेंटिटी मान लेते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। आज का हमारा जो पूरा का पूरा सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो इसी राग और अस्मिता पर चल रहा है ना। एकदम सही बात है। सोशल मीडिया हमें अटैचमेंट सिखाता है कि कितने लाइक्स मिले। कंज्यूमरिज्म हमारे ईगो को फीड करता है कि हमने कौन सा ब्रांड पहना है, जबकि हमारी एंशिएंट फिलॉसफी इन्हीं चीजों को सारी मेंटल प्रॉब्लम्स की जड़ मानती है। और इसीलिए लिबरेशन के और भी कई ट्रेडिशनल रास्ते हैं जो इस मेंटल इवोल्यूशन को समझाते हैं। जैसे श्री अरबिंदो ने इंटीग्रल योग की बात की थी। उन्होंने कहा कि चेतना का विकास मन से शुरू होता है और फिर वो और ऊपर की स्टेजेस तक जाता है। भगवद गीता में भी पीस ऑफ माइंड का एक बहुत ही क्लियर प्रोसेस है कि अभ्यास से ज्ञान आता है, ज्ञान से ध्यान लगता है, ध्यान से आप चीज़ों का त्याग कर पाते हैं और त्याग से ही अल्टीमेट शांति मिलती है। हाँ, और सूफीवाद में भी कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल जर्नी है। सूफिज्म में नफ्स या स्व के 7 लेवल बताए गए हैं। जर्नी सबसे निचले कमांडिंग नफ्स से शुरू होती है, जहां इंसान बस अपनी बेसिक इच्छाओं का गुलाम होता है और फिर वो धीरे धीरे प्योरीफाई होते हुए प्योर सेल्फ तक पहुंचता है। इन सभी रास्तों में एक बात कॉमन है, ये सब हमें अपने इस छोटे से ईगो से बाहर निकालकर एक हायर कॉन्शियसनेस तक ले जाने की बात करते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस पूरी डीप डाइव का आखिर कंक्लूजन क्या है, अगर हम इस पूरे सफर को समेटे तो हमने देखा कि साइकोलॉजी की शुरुआत सुकरात के वर्च्यू और यूदेमोनिया से हुई। फिर वो डेकार्ट के ड्यूअलिज्म से होती हुई लैब्स तक पहुंची, जहां वुंट और फेक्नर ने मन को नंबर्स में नापने की कोशिश की। राइट। वेस्टर्न वर्ल्ड ने माइंड को समझने के लिए बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस जैसे कमाल के मॉडल्स बनाए। लेकिन अल्टीमेटली ये पूरी जर्नी ईस्टर्न फिलॉसफी पर आकर एक फुल सर्कल पूरा करती है, चाहे वो पंचकोश हो, अष्टांग योग हो या बुद्धिज्म का अनात्मा सिद्धांत हो। ये सब हमें ये सिखाते हैं कि इंसान के मन को आप सिर्फ लैब के डेटा तक लिमिट नहीं कर सकते। इसे आपको गहराई से एक्सपीरियंस करना होगा और आज़ादी के लिए डिसिप्लिन भी करना होगा। बिल्कुल। साइंस और एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, लेकिन फिलॉसफी और योग हमें ये सिखाते हैं कि उस दिमाग के साथ शांति से जिया कैसे जाए। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। बहुत सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक थॉट छोड़ना चाहूंगी। श्री अरबिंदो ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पर एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार। मतलब अहंकार कभी सहायक था, लेकिन अब अहंकार ही बाधा है। इंसान के इवोल्यूशन के शुरुआती टाइम में खुद को जानवरों से अलग करने के लिए और सरवाइव करने के लिए हमें इस ईगो की, इस अपनी पहचान की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में, जहां हर कोई बस अपनी एक आइडेंटिटी और अपना पर्सनल ब्रांड बनाने की रेस में भाग रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि जिस ईगो ने कभी हमें डेवलप होने में मदद की थी, आज वही ईगो हमारी सच्ची मानसिक शांति और हमारे अल्टीमेट साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन गई है? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।